Jai Hind UPSC aspirants. Welcome to the NSBIAC family. I am Abhishek. Aspirants, आज हम आने वाली जो प्रीलिम्स है 2025 की, उसमें आप हिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे करेंगे या कैसा करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। आज से पहले हमने इन सब्जेक्ट्स के लिए देखा है करंट अफेयर्स, उसके बाद हमने ज्योग्राफी देखा, एनवायरनमेंट देखा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 3 सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स। अब हम चौथा हिस्ट्री को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, पीएससी के सिलेबस में प्रीलिम्स वाले आपको ये वर्डिंग्स मिलेंगे। सिलेबस कहता है आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है और उसके साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। तो अगर हम इस सिलेबस को डिवाइड करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉडली मेंशन है, अगर उसे सब पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें मिलता है कि हमें एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, मिडिवल इंडिया पढ़ना है, देखिए मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, यूपीएससी ने क्या किया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब पीएससी के और पीएससी के अगर आप नजरिए से देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया एक अलग टॉपिक होगा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो एक अलग सिलेबस का पॉइंट हो जाएगा। उसके अलावा हमें पीवाईक्यूज देखने के बाद ये समझ में आता है कि कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री भी हमें पढ़ने हैं, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आपको फिर ना कैसे है, इसके लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 या 5 साल में देखा होगा तो हिस्ट्री की तरफ जो क्वेश्चंस पूछने का एक झुकाव है यूपीएससी का, वो बदला है। उनका एक जो अप्रोच है वो बदला है। ऐसा एक समय था 2011, 12, 13, 14, 15, 16, लगभग 17 तक भी वो अप्रोच था कि हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से काफी बल्क में क्वेश्चन आते थे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते थे, मॉडर्न इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट से। और एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, कल्चर से एक 4 या 5 क्वेश्चंस आते थे एट द मैक्स, कभी कभी इससे भी कम आते थे। पर 4-5 साल से लगभग 2020 से अगर आप आगे देखोगे तो ये ट्रेंड बदला है। अभी मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस कम हो गए हैं, इंडिया नेशनल मूवमेंट में थोड़े क्वेश्चंस है पर उसका भी प्रभाव कम हो गया है। क्वेश्चंस का नेचर भी काफी चेंज हो गया है, और एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया या कल्चर से क्वेश्चंस काफी बड़े हैं। एंशियंट और मिडिवल इंडिया में भी पहले कल्चरल एस्पेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, अब पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। अगर आप देखोगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आ गए। 2020 देखिए, 21, 22, 23, 24 का भी पेपर देखिए, आपको एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया से पॉलिटिकल हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस अब उसमें आपको नजर आते हैं। तो ये काफी बड़ा बदलाव है, इसे आपको समझना होगा, उसे आपके प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना होगा। इसके लिए क्या होगा, हर एक, जैसे मैंने यहाँ पे आपको इसके सब पार्ट्स बना के दिए, तो आपको इन सब पार्ट्स के भी फर्दर आपको डिकोडिंग करना होगा। मतलब एंशियंट इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, फिर जनपद महाजनपद वाला फेज होगा, फिर उसके बाद आपको मौर्यन एम्पायर या उससे रिलेटेड जो फेजेस है उसके बाद होगा गुप्ता एम्पायर होगा, फिर जो अर्ली मिडिवल और लेटर एंशिएंट हिस्ट्री का फेज है ये करना होगा। वैसे ही आपको मिडिवल इंडिया में अर्ली मिडिवल फेज जो है वो करना होगा, अर्ली मिडिवल फेजेस में आपको पढ़ना होगा, फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ना होगा। उसी के साथ साउथ इंडिया में आपको एंशिएंट इंडिया के टाइम में भी साउथ इंडिया पढ़ना है, मिडिवल इंडिया के टाइम में भी साउथ इंडिया पढ़ना है, क्योंकि साउथ इंडिया पे भी एम्फेसिस बड़ा है। उसके बाद फिर विजयनगर एम्पायर आपको पढ़ना है, मुगल्स आपको पढ़ना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का कुछ हिस्सा भी आपको इसमें पढ़ना है, क्योंकि देखो उस पे क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं। तो फर्दर डिकोडिंग ऑफ सिलेबस आपके लिए जरूरी है। अब ये कहाँ से कर सकते हो, आपको पीवाईक्यू एनालिसिस का अच्छा से एक किताब लेना है और उसमें से डिकोडिंग करना चालू करना है। कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन आपको करना है, ये बहुत जरूरी है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे हम उस पर बात करेंगे, पर तब तक आप भी अपनी ओर से थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और इसे करना शुरू कर दीजिए। हम हाउ टू अप्रोच ईच सब टॉपिक को देखते हैं।
इसे कैसे करना है, ईच सब टॉपिक को, हर एक सब टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, उसे अब हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, स्पेशली जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको इनपुट ऑफ एफर्ट्स शुड करस्पॉन्ड टू द आउटपुट। क्या आउटपुट है? इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। मतलब आप जो एफर्ट्स लगाएंगे, आप जो कोशिश करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उसको आपको मार्क्स के रूप में आपको उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। इस पे एम्फेसिस देना है। मतलब आपको एफर्ट्स वही लगाने हैं जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, और उस आप अच्छे से सॉल्व करके उसमें मार्क्स पा सकते हो। ऐसे नहीं हो कि उस पे क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे और आप उस टॉपिक में जा रहे, एफर्ट्स लगा रही जाए। ऐसे करोगे तो आपको इनपुट, हिस्ट्री में स्पेशली इनपुट आउटपुट का रेशियो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसे हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, और स्पेशली जब भी हिस्ट्री पढ़े, आपकी एक नजर हमेशा IQs पे होनी ही चाहिए। इस टॉपिक से मानो इंडस वैली से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इंडस वैली अच्छे से पढ़ लिए, मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मौर्यन एम्पायर अच्छे से पढ़ लिया, या फिर आपको जैसे चोलाज एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे हैं, विजयनगर से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से क्वेश्चन आ रहे हैं, गवर्नर जनरल पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, या फिर जो सोशल मूवमेंट्स हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड जो रिफॉर्मेशन हो गया, रिलीजियस रिफॉर्मेशन हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे कल्चरल एस्पेक्ट्स पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करने हैं। हमेशा याद रखिए, आप एंशिएंट इंडिया जब पढ़े, पहले पीवाईक्यू से देखिए कि किस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे इंडस वैली पे आ रहे हैं, मौर्यन एम्पायर पे आ रहे हैं, गुप्ता एम्पायर पे आ रहे हैं, सातवाहनास पे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो, या फिर कोई अदर एस्पेक्ट हो, जैसे बुद्धिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं, जैनिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब पे, अभी जैसे शैविज्म पे भी एक क्वेश्चन आया था, वैष्णविज्म पे एक क्वेश्चन आया था 2024 में। आपको इन टॉपिक्स को समझना है। देखो, इन टॉपिक्स को पहले आप डिकोड कर ले, सेग्रीगेट कर ले, इसका एक लिस्ट बनाइए, और फिर उस लिस्ट के हिसाब से ही पढ़िए। अगर इंडस वैली में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इंडस वैली पढ़िए, उसके बाद अगर कुछ फेज में क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप जस्ट एक स्किम कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, और उसे ज्यादा भी एफर्ट्स मत लगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, वक्त बहुत लिमिटेड है, इस लिमिटेड वक्त में ही हमें पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, बुद्धिज्म से आ रहे उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, जैनिज्म से आ रहे उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, चोला एम्पायर से आ रहे उसे अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या होगा, जिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसे अच्छे से पढ़ोगे, उसे अच्छे से रिवाइज करोगे, उसमें माइक्रो नोट्स बनाओगे, थोड़ा उससे रिलेटेड एटलस देखोगे, उससे रिलेटेड कल्चरल एस्पेक्ट्स देखोगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखोगे, तो एग्जाम में फिर आपको वो मार्क्स, क्वेश्चन आएगा तो मार्क्स कन्वर्ट करने में, उसे मार्क्स में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। ऐसे ही हर एक टॉपिक का, जैसे अभी हमने एंशिएंट इंडिया से में देख लिया है, वैसे अभी आपको क्या करना है, बाकी जो सब टॉपिक्स हमने देखे थे उसे भी समझ लेना है। तो ये करते समय सबसे बड़ा आपका जो गाइडिंग पॉइंट होगा, जो एक गाइडिंग लाइट होगी, वो आपकी पीवाईक्यूज ही होंगे। जैसे मेडिवल इंडिया में अगर आप देखोगे, अर्ली मेडिवल फेज है, जब एंशिएंट इंडिया खत्म हो रहा है और मेडिवल इंडिया की शुरुआत है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इसे समझ लीजिए, उस पर क्वेश्चन आता है। फिर देखिए, दिल्ली सल्तनत से पहले भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स हो गए थे, जैसे इन एंड अराउंड दिल्ली के आसपास या कन्नौज के आसपास जो इवेंट्स हुए थे, हर्षा का एम्पायर होगा। फिर उसके बाद साउथ इंडिया में आप देख लीजिए कौन कौन से इवेंट्स हो चुके थे, इनको भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सिर्फ बड़े किंगडम्स नहीं, छोटे छोटे जो बड़े एम्पायर्स की जगह छोटे किंगडम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। फिर दिल्ली सल्तनत हो, विजयनगर एम्पायर एक इम्पोर्टेंट है, बहामनी एम्पायर है, डेक्कन सुल्तान जिसे कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एम्पायर है, उसे समझ लीजिए। फिर उसके बाद मुगल समझ लीजिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जैसे 2024 में क्या था, विजयनगर ने किस यूरोपियन पावर को कौन सी जगह सीड कर दी थी, या फिर मुगल्स ने किस यूरोपियन एम्पायर को कौन सी जगह पे अपना एक सीड कर दी थी, वॉर में हो या किसी और वजह से हो। दिल्ली डेक्कन सुल्तान ने भी कहा पे सीज, जैसे गोवा पोर्चुगीज ने किस से लिया था, इस पे भी एक स्टेटमेंट था। तो ऐसे सारे फैक्ट समझिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से मिडिवल इंडिया में भी आपको सेग्रीगेशन करना है।
अगर आप ये सेग्रीगेशन करते हो तो क्या होगा, आपको समझना काफी अच्छा आसान हो जाएगा कि चलो यही से पढ़ना है, फिर आप पहला रीडिंग, सेकंड रीडिंग, फिर उसका रिवीजन, ये सब काफी अच्छे से कर पाओगे। और सिर्फ एक पढ़ाई में क्या होता है, कभी कभार याद रखना, स्पेशली हिस्ट्री में दिक्कत हो जाती है। अगर आप रिवाइज करने के लिए भी एक फोकस एरिया ढूंढते हो और उस पे ही रिवीजन एक की जगह 2-3 करते हो, तो आपका फोकस बढ़ेगा। जैसे माना आपको पता है कि अब हिस्ट्री में से मुझे 15 टॉपिक्स ही अच्छे से करने हैं। हिस्ट्री का वैसे देखा जाए तो पूरा आपको 40 टॉपिक होंगे फॉर एग्जांपल, तो उसमें से अब आपने चूज के लिए कि इस 15 पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं 15 को अच्छे से पढ़ूंगा। चांसेस क्या है, 4 से 5 क्वेश्चन यही से आ जाए, तो आप ये कॉन्फिडेंटली मार्क्स पाते हो। आप 40 पढ़ोगे, उसे अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप 2 या 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे। उसमें भी श्योरिटी मुश्किल हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त भी समय ज्यादा लगेगा। तो इसलिए फोकस करिए, शॉर्टलिस्ट करिए और फिर उस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रिवीजन, ऐसे जितना करोगे उतना आपको एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देखिए हिस्ट्री के सिलेबस में कहीं यूपीएससी ने मेंशन नहीं किया है कि कल्चरल एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं, कल्चर पढ़ना है। पर हमें पता है पीवाईक्यू से हमें ये तो पता चल गया कि कल्चरल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं दो तरीके से। एक हिस्ट्री के ओर से आते हैं, एक तो करंट अफेयर्स की ओर से आते हैं। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म अच्छे से पढ़ो, जैनिज्म अच्छे से पढ़ो, आजीविकास करके एक सेक्ट था उसे अच्छे से पढ़ लो, शैविज्म अच्छे से पढ़ लो, वैष्णविज्म अच्छे से पढ़ लो, या फिर उसके साथ आर्किटेक्चर जो उस समय था, टेम्पल प्रेमाइसेस होते थे, ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लो। जो प्रोमिनेंट टेम्पल प्रेमाइसेस हो या प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स हो, आर्कियोलॉजिकल फीचर्स हो, उसे अच्छे से पढ़ लो। फिर हिस्ट्री एंशिएंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, इन चीजों को अच्छे से पढ़ लो। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा था आपको, इन कल्चरल एस्पेक्ट्स पे ना क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म का एक क्वेश्चन 2024 में ही आया था, जिसमें आपको हर एक का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 23 में भी आया था, 22 में भी आया था। तो ये 2 मार्क्स फिक्स है इन चीजों से। इसके अलावा फिर कोई डांस फॉर्म्स हो, कोई अदर फीचर जो पीवाईक्यूज में आपको दिखती है कि अच्छा कल्चर के ऐसे एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए, तो उससे उस पे आपको फोकस करना है। और ये करना जरूरी है क्योंकि वापस से 3 से 4 क्वेश्चंस कल्चरल एस्पेक्ट्स पे आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर के अलावा अगर हम देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं रेवेन्यू सिस्टम्स क्या था, रेवेन्यू सिस्टम्स कहाँ कहाँ से, जैसे क्वेश्चन आगे थे, रेवेन्यू सिस्टम कैसे था मुगल्स के टाइम हो या एंशिएंट इंडिया में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कैसे था, 2022 में क्वेश्चन आया था, परगाना सूबा ये पूछा गया था। सो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, फिर कॉइन्स हो या कॉइनेज हो, उसका रिलेशन कैसे आता है। तो ऐसे सारे जब आप सब कैटेगराइजेशन करोगे ना, तो इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना, फिर रिलेटिव स्टडी करना, एक से आप टेबल बनाओगे तो उस फॉर्म में स्टडी करना आपको आसान हो जाएगा, नोट्स बनाना आसान हो जाएगा। इसके 3-4 रिवीजन करने के बाद एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी सबसे जरूरी है, क्योंकि क्या है, 2 मार्क्स तो पाने हैं, साथ ही साथ क्या है, 0.66 नेगेटिव्स हमें अवॉइड करने हैं। ये एक्यूरेसी भी बढ़ाना, अगर आप ऐसे टेबुलर फॉर्म्स करते हो, ये कब पॉसिबल है, जैसे क्रोनोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में अगर ये सारे किंगडम्स हो, एम्पायर्स हो, उनकी क्रोनोलॉजी, राजाओं की क्रोनोलॉजी लगा पाओगे, आपको आसानी हो जाएगी उसे रिवाइज करने में, उसे रिलेट करने में। कि क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइन आ रहा है, ठीक है, आया तो आया, वरना क्या करे, 2-3 स्टेटमेंट दे रहे हो, फिर उसमें से ओनली 1 एंड 2, ओनली 3 एंड 4 या 1 2 3 4 ऐसे पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस टैकल करने के लिए ये जरूरी है। कल्चरल एस्पेक्ट्स भी जरूरी है, आप कल्चरल एस्पेक्ट को भी इसी तरह से सेग्रीगेट करिए। भक्ति सूफी मूवमेंट में क्या आ रहा है क्वेश्चंस, फिर उसी तरह से अपना पढ़ाई करिए, माइक्रो नोट्स बनाइए, वो आपको आसान हो जाएगा रिवाइज करने में, बार बार रिवाइज करने में, एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी अच्छे से रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ, आपको मॉडर्न इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग क्यों करना है। देखो दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हो या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो, यूरोपियंस देश में कैसे आए, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, उन्होंने किस यहाँ पे रूलर से परमिशंस ली, या फिर उन्होंने कौन कौन से वॉर्स कब वेज किए, रेवेन्यू सिस्टम कैसे लाया, फिर उन्होंने
अलग अलग एजुकेशनल सिस्टम कैसे लाया, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री की ओर से पढ़ोगे तो अच्छा है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या हो गया कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंस के लिए कौन सी एस्टेब्लिश करी गई, वो कहाँ-कहाँ एस्टेब्लिश करी गई, उसके मेंबर्स कौन थे, लीडर्स कौन थे, फिर उसके साथ ही साथ वुमेन का रोल क्या था, स्टूडेंट्स का रोल क्या था, फिर उसके अलावा जैसे लेबर मूवमेंट्स क्या रहे, एग्रीकल्चरल मूवमेंट्स क्या रहे। तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम के अलग-अलग हिस्से हैं, पड़ाव है, उसके अलग पहलू है, ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और क्वेश्चंस भी इसी तरह से पूछे जाते हैं। देखिए इस सेगमेंट में भी क्वेश्चंस आएँगे, इस सेगमेंट में भी क्वेश्चंस आएँगे। जैसे एजुकेशन, एजुकेशनल रेवोल्यूशन कैसे हुआ या रिफॉर्मेशन कैसे हुआ, कल्चरल रिफॉर्मेशन कैसे हो गया। अगर आप ये सेग्रीगेट करोगे तो क्वेश्चन देखो यूपीएससी ने सिलेबस में क्लियरली इंडियन नेशनल मूवमेंट मेंशन किया है। मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट पे अगर आप फोकस करोगे, सो फॉर एग्जांपल जैसे 4 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक सॉल्व करने में आसानी होगी क्योंकि पढ़ाई में भी एक अलग फोकस किया। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आपने अलग फोकस कर लिया तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा, रिवाइज करने में आसान हो जाएगा। आपको उस टॉपिक्स को देखने का एक अप्रोच आपका अलग से डेवलप हो जाएगा और फिर अप्रोच के साथ स्कोर करना पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट को सेग्रीगेट करिए और उसे अच्छे से पढ़िए। आप सोर्स चाहे जो इस्तेमाल करिए। सोर्स से देखिए 80% सभी सोर्सेस में सिमिलर कंटेंट मिलता है। फिर 20% का अगर आप अलग होता है, फिर 20% में ही भी जाते हो तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कट ऑफ देखिए, व्हाट इज 80% ऑफ 200? आपका पेपर 200 का है, 200 का 80% क्या है? कमेंट सेक्शन में बोलिए। काफी आसान है। 200 का 80% क्या है? 160। अब 160 मार्क्स का तो कट ऑफ जाता नहीं है, तो अगर आप 160 के लिए भी किसी भी सोर्स से अच्छे से प्रिपेयर कर ले, मतलब 80% प्रिपेयर कर लोगे, तो आप में से अगर उसमें से भी अगर आप 80% करके 80% एक्यूरेसी लाते हो तो टोटल ओवरऑल कितना 60% तक एक्यूरेसी आ जाएगा। 200 का 60% कितना आता है? 120 मार्क्स। ये काफी बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो सोर्स कभी भी मैटर नहीं करता। 80% ऑफ कंटेंट सभी सोर्सेस में लगभग सिमिलर होता ही होता है। somebody is developing a source, it simply means he's covering something and then 20% वो अपने हिसाब से उस सब्जेक्ट को देख रहा है। ये बदलाव हो जाता है। तो सोर्स मैटर नहीं करता, पर सब कैटेगराइजेशन, सब टॉपिक्स आपको डेवलप करने हैं, वो जरूर मैटर करता है। उसके अलावा क्या है, करंट अफेयर्स से पॉइंटर्स आपको देखने हैं कि कुछ एक्सकेवेशन हुआ है या किसी किंगडम के बारे में, राजा के बारे में अगर कुछ न्यूज आया है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। कौन से टेम्पल कॉम्प्लेक्स या कल्चरल फीचर के बारे में कुछ न्यूज आया तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए करंट अफेयर्स में से पॉइंटर्स हिस्ट्री के लिए देखने हैं। हम सभी सब्जेक्ट्स के लिए देखेंगे और हिस्ट्री के लिए भी आपको देखना है, क्लोज आई रखना है। हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं है, करंट में भी कुछ ना कुछ होते रहता है। किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा तो उसे देख लीजिए। ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो क्रोनोलॉजी पे ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चंस उसी में 4 से 5 साल में इससे पहले क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्रोनोलॉजी पे हर साल 2-3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। क्या है? उसका एक ब्रॉड शीट बनाइए, A4 साइज शीट बनाइए, टेबुलर फॉर्म में बनाइए या जैसे भी आपको आपके लिए कन्वीनियंट होगा उस हिसाब से बनाइए। पर उसके नोट्स क्रोनोलॉजी के लिए या कौन सा राजा कब उसका ड्यूरेशन क्या था, उसके टाइम में कौन से मेजर इवेंट्स हो गए, वो आप कवर कर लीजिए। किंगडम्स के लिए भी करिए, छोटे किंगडम्स, और बड़े एम्पायर्स के लिए भी करिए, दोनों काफी जरूरी है। हिस्टोरिकल फिगर्स, हमने जैसे भाषा के बारे में देखा था, उसके अलावा ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। किंग्स हो या फिर क्वींस हो, ट्रैवलर्स हो, फिर सेंट्स हो, भक्ति मूवमेंट हो, सूफी मूवमेंट हो, लिटरेचर में हो, आर्किटेक्चर में हो, ये सब और उनके कंट्रीब्यूशन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका भी एक ब्रॉड शीट A4 साइज पे उसके माइक्रो नोट्स जरूर बनाइए। ये आपको रिवीजन में काम आएंगे और अच्छा रिवीजन हो जाएगा तो स्कोर करने में काम आएंगे। और जैसे मैंने कहा, मॉडर्न इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट को सेपरेट करना है। ठीक है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, इसे सेपरेट आपको करना ही होगा। अब अगर आप सेपरेट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, रिवीजन करने में आसानी होगी और अल्टीमेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे।
तो एस्पिरेंट्स जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, हमने हिस्ट्री में क्या देखा। पहला, सिलेबस को आप सेग्रीगेट करिए, उसे सेपरेट करिए, सब कैटेगराइजेशन में जाइए, आसानी प्रिपेयर करने में आसानी हो जाएगी और स्कोर करने में आसानी। अब ये किसके बेसिस पे करना है, PYQs पे बेसिस पे ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार सेग्रीगेट किया तो इनपुट मतलब जिस सेक्शन में से क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे एफर्ट ज्यादा लगाइए। क्यों, ताकि आपको आउटपुट अच्छा मिले। आउटपुट किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स हमें आउटपुट के बारे में देखना है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आपको हिस्ट्री में स्कोर करना। देखो हिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, हमारे 4 पिलर इनिशिएटिव में भी हमने क्या किया है, 4 पिलर इनिशिएटिव का अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने क्या किया है, हिस्ट्री के लिए 3 हफ्ते 3 वीक्स दिए। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के लिए अलग किया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हम बीच बीच में करेंगे। ये क्यों किया है, क्योंकि हिस्ट्री बल्कि भी लगता है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना भी मुश्किल लगता है, और ऐसे कहीं ना कहीं किसी ने बोला कि हिस्ट्री में इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत खराब है। देखो ये खराब तब है जब आप पढ़ते समय फोकस नहीं करते हो, आप एफर्ट्स कहाँ लगाने हैं वो सेंसिबली स्मार्टली अगर नहीं करते हो, ये आउटपुट इनपुट आउटपुट रेशियो खराब है। वैसे मुझे पर्सनली लगता है अगर आप हिस्ट्री में स्मार्टली इनपुट्स दोगे ना तो आपको एफर्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं। मुझे खुद मेरे अटेम्प्ट में मिले हैं, मेरे काफी स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हिस्ट्री पढ़ने से पहले PYQs देखिए, ये स्टेज अच्छे से करिए ताकि आपको स्कोर अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए आप जब प्रिपेयर कर रहे हो। हिस्ट्री में यू कैन स्कोर अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस राइटली, तो उसे आप निग्लेक्ट मत करिए। उसका डर आपके मन में अगर है तो उसे अभी निकाल दीजिए। कुछ भी दिक्कत हो हमें कांटेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा सेशन रहा आपके लिए यूजफुल था और उसका यूटिलाइजेशन आप आपके प्रिपरेशन में जरूर करोगे। थैंक यू, जय हिंद।